हेलो फ्रेंड्स, महेश एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इसके पिछले वीडियो में हम आप लोगों को आसियान और यूरोपीय संघ इस सब के बारे में बता दिए हैं। तो आज लघु उत्तरी प्रश्न लाए हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो पूछा जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। देखिए क्या है। तो पहला, जैसा कि आपको से हम बोले थे कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं, इसका हम आप लोगों को अति लघु उत्तरी प्रश्न में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न वही लाए हैं। प्रश्न नंबर 1, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। तो देखिए, आसियान तीव्र गति से विकास करने वाला एक क्षेत्रीय संगठन है। आपको पता है कि यूरोपीय संघ की तरह आसियान भी एक क्षेत्रीय संगठन है जो तीव्र गति से विकास किया है, जिसने अपने विजन 2020 में निम्न बातें बताई है। यह एक दस्तावेज है। यह क्या है? यह एक दस्तावेज है जो आसियान विजन 2020 के नाम से है। तो इसमें निम्न बातें बताई गई। क्या क्या है, इनके उपलब्धि के बारे में है। तो आसियान ने पहला पॉइंट, आसियान ने संघर्ष के स्थान पर बातचीत के माध्यम को बढ़ावा दिया। तो आसियान ने संघर्ष के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा दिया। इसने कंबोडिया संघर्ष का अंत एवं पूर्वी तिमोर के संकट का समाधान किया। यह वर्ष 1999 से प्रति वर्ष बातचीत के लिए बैठक का आयोजन करता है। तो देखिए, आसियान जो है संघर्ष के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा दिया। मतलब जैसे युद्ध होने वाला है तो उस पर गोला बारूद से युद्ध न करके बातचीत के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर यही लिखा गया है। इससे क्या किया, इससे आसियान ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में कंबोडिया संघर्ष का अंत एवं पूर्वी तिमोर के संकट का समाधान किया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष बातचीत के लिए बैठक का आयोजन करता है कि इसमें क्या सुधार किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इसके लिए यह 1999 से प्रतिवर्ष बातचीत के लिए बैठक करता है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, आसियान की वर्तमान आर्थिक स्थिति ने एशियाई देशों में व्यापार और निवेश के संबंधों को बढ़ावा दिया। तो आर्थिक स्थिति जो है, आसियान की आर्थिक स्थिति दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की आर्थिक स्थिति सुधरने से जो है आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिला है। एशियाई देशों का मतलब जो भारत, चीन, कोरिया, ये सब जो देश हैं, जापान, इन सबसे अच्छे से आर्थिक संबंधों में व्यापार निवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो तीसरा पॉइंट में देखिए, भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। भारत ने, जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि आसियान के बारे में जब बताए थे, आसियान क्या है, इसका उद्देश्य, तो उसमें आप लोगों को बताया था कि भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। तो मुक्त व्यापार समझौता मतलब FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हुआ इसका मतलब। तो भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। भारत ने वर्ष 1991 में पूरब की ओर देखो नीति तथा 2014 में एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। तो ये सब है इसकी आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें लिखा गया। इसका जो उद्देश्य उसका और पार्ट इसमें मिल रहा है। तो यही है। अब देखिए प्रश्न दूसरा क्या है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है। जो आज की अर्थव्यवस्था है वह नियंत्रित अर्थव्यवस्था जब थी तो उससे किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए इसका उत्तर, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि दर धीरे धीरे बढ़ती है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे उसमें आर्थिक वृद्धि दर बढ़ती है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था मतलब कि मतलब आर्थिक स्थिति सुधर गया तो उसके बाद रोक दिया जाएगा अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक वृद्धि दर धीरे धीरे बढ़ती है। जबकि चीन ने जिस प्रकार से आर्थिक वृद्धि की है उसने विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चीन जिस हिसाब से आर्थिक वृद्धि की है तो उसने विश्व के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया है? यह नियंत्रित अर्थव्यवस्था में संभव नहीं है। तो इसका जो अर्थव्यवस्था है वो अनियंत्रित है, मतलब कि वो जितना विकास करे उसके लिए कम ही है। तो इसी अर्थव्यवस्था को अपना और नियंत्रित अर्थव्यवस्था में इसका इतना विकास संभव नहीं हो पाता। तो अब देखिए, वर्ष 1949 में चीन में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास सोवियत मॉडल पर किया। तो वर्ष 1949 में माओ के नेतृत्व में, आपको बताया था कि माओ के नेतृत्व में चीन में क्या हुआ था,
चीन में हुई साम्यवादी क्रांति हुई थी जो सोवियत मॉडल पर आधारित थी। तो इसमें लेकिन चीन को अच्छे से सफलता नहीं मिल पाया, इस अर्थव्यवस्था से, साम्यवादी व्यवस्था से उसको अच्छे से सफलता नहीं मिल पाया। देखिए, तो उसके बाद चीन ने आर्थिक सुधारों हेतु खुले द्वार की नीति अपनाई। तो अब आ जाएगा क्वेश्चन कि खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई। तो वर्ष 1978 में देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई गई और इससे बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का विकास किया और इसमें इसको सफलता भी मिली। तो यही इसमें लिख देना है, तो आपका 6 नंबर पक्के हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न तीसरा, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उसके उद्देश्यों के बारे में बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसियान ने वर्ष 2003 में 3 स्तंभों का गठन किया। तो आसियान ने वर्ष 2003 में कितने स्तंभों का गठन किया? तो 3 स्तंभों का। कौन कौन? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय। यही 3 स्तंभ है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो देखिए अब इसके उद्देश्य को लिखना है, तो इसके पॉइंट बाय पॉइंट उद्देश्य दे सकते हैं। पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में उद्देश्य दीजिए। तो देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय के उद्देश्य इसका क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय, जैसा कि आप लोग को विजन 2020 में भी आसियान के बताया गया है कि बातचीत को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पर संघर्ष के स्थान पर शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके युद्ध को सुधारने का प्रयास किया गया। इसमें यही सुरक्षा समुदाय में कि मतलब सुरक्षा का बचाव करना, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो संघर्ष के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा दिया जाए, इसमें यही है। तो इसीलिए वर्ष 1994 में, आप देखिए वर्ष 1994 लिखे हैं, तो इसीलिए वर्ष 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? वर्ष 1994 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। तो आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आसियान आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। तीसरा, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान में सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की गठन हुआ। इस हिसाब से इसको कह सकते हैं। अब देखिए इस हिसाब से इसमें नोट करना है, एक हेडिंग के रूप में डाल दीजिएगा, इसके बाद लिख दीजिएगा, आपको 6 नंबर मिलेगा। प्रत्येक पर 2-2 नंबर है। तब देखिए प्रश्न 4 क्या है। यहाँ पर देखिए इन सब का क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आंसर नहीं लिखे हैं, तो इसको आप लोगों को अच्छे से इसको भी रिवाइज कर लेना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको बता देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या जापान प्रभावी रूप से सत्ता के रूप में कार्य कर सकता है? तर्क दीजिए। अब यही क्वेश्चन है कि क्या जापान प्रभावी रूप से सत्ता के रूप में कार्य कर सकता है? तर्क दीजिए। तो देखिए क्या, तो इसमें आप बता सकते हैं कि जापान जो है G7 में शामिल है, एशिया में स्थित है, लेकिन केवल मात्र वही G7 में शामिल है और एशिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यही है। क्या जापान जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस हिसाब से आप किताब में ऐसे इसको अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न 5वां जो है, मार्शल योजना क्या थी? समझाइए। इसको भी आपको बताए थे कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस प्रकार से हुई। उसमें आपको बताया था कि मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कराने में मदद की थी। तो मार्शल योजना के अंतर्गत की थी। और देखिए मार्शल योजना मदद की थी अमेरिका ने, तो मार्शल योजना के अंतर्गत, लेकिन यूरोपीय संघ में हस्ताक्षर किस हिसाब से हुआ? हस्ताक्षर करने के बाद वह क्या कहलाया था? मास्ट्रिक्ट संधि। मास्ट्रिक्ट संधि में हस्ताक्षर होकर तो बना। तो इसको अच्छे से समझा दीजिएगा। प्रश्न 6वां देखिए, यूरोपीय संघ की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी आपको बता चुके हैं कि यूरोपीय संघ के को प्रभावशाली बनाने वाले कारक कौन कौन से, उसमें ये बता चुके हैं उपलब्धि। तो उसी को नोट कर सकते हैं यहाँ पर, यूरोपीय संघ की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।